गुड आफ्टरनून। आज हम लोग फर्स्ट हाफ में अलाउद्दीन के उत्तर भारत के विजयों के बारे में पढ़ा है और अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान। वास्तव में यह दक्कन और दक्षिण दोनों के सम्मिलित अभियान थे। विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी हिस्सा का जो हिस्सा था वह विजय अभियान के अंतर्गत थे। अलाउद्दीन ने 4 राज्यों पर विजय पाया। पहला देवगिरी, जो कि महाराष्ट्र क्षेत्र में था। इसकी राजधानी दौलताबाद थी, जिसकी पहचान हम आज के औरंगाबाद के समीप के क्षेत्र से करते हैं। दूसरा वारंगल, जो तेलंगाना का क्षेत्र है। ये वारंगल काकतीय वंश का शासन था और इनकी राजधानी वारंगल। यहां पर प्रताप रुद्र देव का शासन था। तीसरा था द्वार समुद्र। ये क्षेत्र कर्नाटक का क्षेत्र, जहां पर होयसल वंश का शासन था और वल्लाल तृतीय यहां का एक शक्तिशाली शासक था। और चौथा था सुदूर दक्षिण का प्रदेश। ये मदुरई का जो पांड्यों का राज्य था, तो मदुरई उनकी राजधानी थी। तो इन 4 राज्यों पर उसने किस तरह विजय पाया, इसकी हम जानकारी हासिल करेंगे। दक्षिण अभियानों के पहले हैं बारे में हम जानना चाहेंगे, तो हम कोशिश करते हैं तो पाते हैं कि इन 4 राज्यों की जो राजनीतिक स्थिति थी वह अच्छी नहीं थी। ये समृद्ध होते हुए, मजबूत होते हुए इनके बीच आपसी कटुता का माहौल था और ऐसे हालात में जहां पर आपसी वैमनस्य हो और समृद्ध हो, अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक सुनहरा अवसर था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कुशल सेनानायक मलिक काफूर के निर्देशन में, सेनापतित्व में उसने दक्षिण भारत की ओर अभियान भेजा। अलाउद्दीन का दक्षिण भारतीय अभियान प्रभुसत्ता के लिए नहीं था, बल्कि संपत्ति को प्राप्त करने के लिए और उस पर अपना अधिनायकत्व स्थापित करने के लिए था। उसे अपने राज्य में शामिल करने के लिए नहीं था। सबसे पहले हम देखते हैं देवगिरी। मलिक काफूर 1307-8 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया। देवगिरी का राजा रामचंद्र देव यादव वंश का शासक था। देवगिरी अलाउद्दीन खिलजी को पहले के जो सुल्तान बनने के पहले एक सेना नायक के रूप में जो विजय प्राप्त की थी, तो नजराना देने के लिए उसने स्वीकार किया था और नजराना देने भी लगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की प्रारंभिक समस्याओं को देखते हुए और परिस्थितियों को पहचानते हुए नजराना देना बंद कर दिया था। अतः पुनः नजराना यानी कि वार्षिक लगान के रूप में, जो उपहार के रूप में दी जाती थी, कहने को तो उपहार होता था लेकिन ये वार्षिक लगान के रूप में, वार्षिक कर के रूप में दिया जाता था। दूसरा, उसके बेटे बिल्हन ने विद्रोह कर दिया था। ये विद्रोह की प्रवृत्ति को दबाने के लिए भी उसने देवगिरी की उसने आक्रमण किया। एक भीषण आक्रमण के अंतर्गत औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में उसकी राजधानी देवगिरी पर उसने विजय पाया। राजा रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया
लेकिन राजा रामचंद्र समर्पण करने के बावजूद इसे दिल्ली लाया गया। मलिक काफूर के साथ वो जब दिल्ली लाया तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया, सदव्यवहार किया। उसके राज्य को वापस लौटा दिया। उसे राय रायन की उपाधि दी गई। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं यानी टंका उसे प्रदान किया गया। गुजरात क्षेत्र में नवाशेरी की एक जागीर प्रदान की गई और पैरासोल यानी कि राज छत्र प्रदान किया गया। तो इतने सम्मान के बाद उसके साथ मित्रता होना अवश्यंभावी था। दूसरी तरफ रामचंद्र देव ने अपनी एक पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दिया और उसे कुछ उपहार भी दिए। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि इस रामचंद्र देव के साथ मित्रता की यह हुई कि वह दक्षिण अभियानों में साथ देने का वादा किया, वार्षिक नजराना देने का वादा किया और इसके बदौलत वह दक्षिण में अपने अन्य राज्यों पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त किया। दूसरा अभियान वारंगल, यहाँ पर वारंगल पे, इस जगह पर जहां वारंगल है यहाँ पर प्रताप रुद्र देव जो काकतीय वंश का शासक था वह शासन कर रहा था। वारंगल एक बहुत ही खूबसूरत नगर था, मंदिरों से सुसज्जित नगर था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब वहां पहुंची तो उसे पराजित किया। प्रताप रुद्र ने उसका अधिनायकत्व ग्रहण किया और इस प्रकार संप्रभुता को स्वीकार करने के बाद उस क्षेत्र पर इसकी विजय हासिल हुई। उसने नजराना देने के लिए स्वीकार किया। बर्नी लिखता है कि जब वारंगल से जब सेना लौटी तो 1000 ऊंटों पर धन संपदा को लाद करके लौटी, यानी इतनी संपत्ति उसे प्राप्त हुई। उसका अगला आक्रमण द्वार समुद्र की ओर था, कर्नाटक के क्षेत्र में। द्वार समुद्र तेलंगाना के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि वह सुदूर दक्षिण की ओर भी अभियान भेजने प्रारंभ किया। दक्षिण की संपत्ति की प्राप्त करने के लिए उसकी लिप्सा और बढ़ती चली गई। द्वार समुद्र में होयसल वंश का शासक वल्लाल तृतीय शासन कर रहा था। वह एक वीर और बहादुर व्यक्ति था। उसकी राज्य में समृद्धि थी, लेकिन वह भी युद्धों में व्यस्त होने के कारण वह पांड्य राजा पर आक्रमण कर बैठा था और उस वक्त वह युद्ध में व्यस्त था। उसकी राजधानी खाली पड़ गई थी। ऐसे में मलिक काफूर तेजी से उसकी राजधानी पर पहुंचा और उस पर अपना अधिकार कायम कर दिया। वीर वल्लाल तृतीय को मौका भी नहीं मिला अपनी राजधानी की सुरक्षा करने का, फिर भी उसने सामना किया और जब उसने देखा कि विजय नहीं हासिल कर सकता है तो उसने आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि उसे आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया गया, लेकिन जो भी हो एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुई थी। उसने उसका नेतृत्व स्वीकार किया, लगान देने के बाद स्वीकार की गई, लेकिन इनके बावजूद अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने मंदिरों में इकट्ठी हुई संपत्ति को लूटा, मंदिरों को लूटा और वहां से जब लौटा तो उसके साथ हजारों की संख्या में घोड़े, हाथी और प्रचुर मात्रा में संपत्ति, हीरे जवाहरात लेकर के दिल्ली लौटा और नजराना देने के लिए उसने स्वीकार किया। अगला आक्रमण उसका पांड्य वंश
जो तमिलनाडु के दक्षिण भाग में जो मदुरई जहाँ उसकी राजधानी थी, कावेरी नदी के दक्षिण का हिस्सा मदुरई का पांड्यों का राज्य था। यहाँ पर सुंदर पांडे और वीर पांडे नामक दो भाइयों के बीच में गद्दी को लेकर संघर्ष हो गया था। सुंदर पांडे अपने भाई वीर पांडे से पराजित होकर के अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया था और वहां से उसने मदद मांगी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना को मलिक काफूर के नेतृत्व में भेजा और वह सेना दूरस्थ प्रांत तक पहुंच गई और यहाँ पर उसने वीर पांडे को पराजित किया। मदुरा नगर को मंदिरों का नगर था, उसको लूटा गया। वीर पांडे पराजित हुआ और इस प्रकार दूरस्थ क्षेत्र पर अपना अधिकार कायम किया गया, विजय पाया गया। पहली बार दिल्ली सल्तनत की सेना इतनी लंबी दूरी तक आई, इतनी लंबी दूरी तक विजय पाया और यह अलाउद्दीन का खिलजी का इस काल था जबकि वह सल्तनत की सेना दिल्ली से दक्षिण भारत के सुदूर क्षेत्र तमिलनाडु के क्षेत्र में पहुंच गई थी। मदुरई को लूटा, विजय पाया और यहां से प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति लेकर के लौटा। इतिहासकार वर्णित लिखता है कि एक बार जब वह लौटा था दक्षिण भारत से तो 500 मन जवाहरात, 96,000 मन सोना, 20,000 घोड़े और 500 हाथी लेकर लौटा था। सल्तनत का केंद्रीय कोष अत्यंत ही समृद्ध हो गया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इन क्षेत्रों पर डायरेक्ट नियंत्रण नहीं किया, डायरेक्ट अपना कंट्रोल स्थापित न करके इनडायरेक्ट कंट्रोल स्थापित किया, यानी कि नजराना, वार्षिक नजराना देने के लिए उनको कहा और वह ऐसा किए भी। लेकिन इसकी यह विजय बहुत लंबे समय तक नहीं चली और प्रताप रुद्रदेव जो काकतीय वंश का था हमेशा एक संदेह के घेरे में रहा। वीर मल्लाल संधि पर तो अवश्य हस्ताक्षर कर दिए लेकिन ये बहुत दिनों तक संधि नहीं चल सकी और वीर पांडे उसने तो अधीनता तक स्वीकार नहीं किया, सिर्फ कुछ समय के लिए उसने पराजय को स्वीकार किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल जितना विजय पाया, संपत्ति पाया, लेकिन उसके लेट फेज में देखते हैं कि तमाम क्षेत्रों पर फिर से धीरे धीरे उसके अधिकार हटते चले गए और ये क्षेत्र स्वतंत्र होते चले गए। फिर भी इन क्षेत्रों से उसने काफी धन संपत्ति अर्जन किया, उस क्षेत्र तक विजय जरूर पाया और यह अलाउद्दीन के लिए एक क्रेडिट की बात है। आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम और आगे पढ़ेंगे अलाउद्दीन के बारे में। धन्यवाद।